ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। जी क्लास 10:15 पे थी। अभी कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन हम वेट नहीं करेंगे बिकॉज उनको पता था कि 10:15 पे है, टाइम पता था। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज के टॉपिक्स लिख देती हूँ। जो टॉपिक्स आज हमने कवर करने हैं, बायो और फूड साइंसेस का सिलेबस कल फर्स्ट क्लास थी उसमें लिख दिया था। वेट हम बिल्कुल नहीं किया करेंगे, जो क्लास का टाइम हुआ करेगा, जिसने ज्वाइन किया नहीं किया बस सही है। 5-6 मिनट्स काफी होते हैं, बल्कि अभी तो 10 मिनट्स गुजर गए हैं। तो एक कल का टॉपिक रहता है डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद फूड एडिटिव्स, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, हार्ट। आज ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। और फूड स्पॉइलेज एंड फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स, ठीक है। अच्छा जी, आज डाइजेस्टिव सिस्टम, दो सिस्टम्स पढ़ने हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट और डाइजेस्टिव सिस्टम फूड एडिटिव्स, फूड स्पॉइलेज। फूड खराब होने के, स्पॉइल होने के या डिटीरियोरेट होने के क्या फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स लिखेंगे। एंड देन फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स लिखेंगे। ये बहुत आसान है, ठीक है। साउंड में देख लीजिए आप लोगों की तरफ से ही कोई प्रॉब्लम है, मेरी तरफ से तो नहीं है। हाँ मेरी बायो में स्पेशलाइजेशन ही है, मैंने मैथ्स और फिजिक्स पढ़ा है, बायो सिर्फ एफएससी तक पढ़ा था बस, पता नहीं इधर सीएसएस का ही पढ़ के याद हुआ था। हाँ जी क्लियर है, वही मैंने कहा
जिनको क्लियर नहीं है आवाज वो अपने एंड पे चेक कर लीजिए, उनकी तरफ इंटरनेट का कोई इशू होगा। चले, नहीं इन्वायरमेंटल साइंस में नहीं पढ़ाती। अच्छा, फिर आप लोगों ने एक चीज देखनी है कि आप लोगों ने जो तैयार करना है सब कुछ, उसके लिए जो बुक्स रेकमेंड की जाती हैं, सबसे पहले आपकी सबसे जो बेहतर बुक है वो वर्ल्ड टाइम्स की है। बिकॉज जब 2016 में सिलेबस चेंज हुआ था सीएसएस का, और उसमें एवरीडे साइंस की जगह जनरल साइंस किया था और एनालिटिकल एबिलिटी, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग इंक्लूड किया था, तो सबसे पहली जो बुक थी वो वर्ल्ड टाइम्स की थी। तो वर्ल्ड टाइम्स की जो जीएसए है, पता नहीं नाम क्या है, मियां शफीक, ठीक है, उनकी ये एक बुक है। दूसरी बुक है नोआ की जीएसए भी है, अच्छी लिखी हुई है, लेकिन इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स हैं और कुछ टेक्निकल गलतियां हैं जो कि नॉन साइंस बैकग्राउंड वाला शायद इग्नोर कर दे, ठीक है। जिसने थोड़ा पढ़ा हुआ होता है वो तो फिर पहचान लेता है। फिर एक बुक है कारवान, कारवान वालों की जो जीएसए है ये भी बड़ी बेहतर है, ठीक है। जी, वर्ल्ड टाइम्स वाली बुक, जी आ सकता है वो 5 मार्क का क्वेश्चन। सर आतिफ ने ही ये नोआ वाली बुक जो लिखी है वो ज्यादा बेहतर है। सर आतिफ के नोट्स अच्छे हैं। विल यू रिकमेंड? सर आतिफ जो नोआ वाले हैं उनसे पहले कह रही हूँ, सर आतिफ जो है वो पढ़ाते थे और उनके बाद 4 साल, 4 या 5 साल मैंने उधर जीएसए पढ़ाई है नोआ में, ठीक है। तो अभी वो वाले जो नोट्स थे ना, उनके उस टाइम वाले नोट्स बेहतर थे जब अभी सिलेबस चेंज नहीं हुआ था। जब से सिलेबस चेंज हुए उसमें सर आतिफ के जो बायो वाले नोट्स हैं बस वही होंगे। मैंने तो नहीं खैर नोट्स को देखे हुए, लेकिन जो मैंने सुना हुआ है वो बेहतर होंगे, बाकी जो है वो चेंज हो चुका हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो डॉक्टर इकराम कश्मीरी हैं वो बुक भी मैंने पढ़ी हुई है, वो भी बेहतर है, ठीक है। नोआ वाले अच्छे पढ़ाते हैं, मैं भी सीएसपी बन के वहां पढ़ाना चाहती हूँ। पता नहीं जी, मैंने तो वहाँ 5 साल पढ़ाया है। इट्स गुड। आपके नोट्स बने हुए हैं, यही लेक्चर्स हैं। अच्छा, अगर आप लोगों को होश हो तो रात को ना मैंने एक गूगल ड्राइव का लिंक जो था वो फॉरवर्ड किया था, ठीक है। वो अगर आप देख लेते तो आपको समझ आ जाती कि उसके अंदर मेरे सारे के सारे नोट्स हैं, ठीक है। नोट्स जो हैं इस लिंक के ऊपर सारे के सारे नोट्स अपलोडेड हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नोट्स के साथ आपने क्या करना है, नोट्स के साथ आपने लेक्चर्स, लेक्चर्स प्लस नोट्स, प्लस अगर कोई एक बुक लेके रखनी है, जो टॉपिक्स वहां से नहीं कवर होंगे या थोड़ी बहुत जहाँ पे कमी होगी तो प्लीज वहां से आप कर लीजिएगा, ठीक है। समटाइम्स एक टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है, आपको लगता है कि ये भी पढ़ना चाहिए था, ये भी पढ़ना चाहिए था, इसके अंदर ये एंगल से नहीं ये टॉपिक पढ़ाया, तो आपने वो बुक से थोड़ा सा खुद देख लिया करना, ठीक है। तीनों में से कोई एक बुक, फिर नोट्स और लेक्चर्स मिक्स करके इनफ होंगे। और अगर एक बुक नहीं भी लेनी तो नोट्स और लेक्चर्स को मिक्स करके पढ़े तो वो भी काफी होगा। किप्स वाली बुक नहीं। अच्छा, अगर है तो बस फिर सही है, जो जिसके पास एक कोई किताब है वो दूसरी ना ले, बस दैट्स इनफ। कि मतलब वो अगर है आपके पास तो आपको बाय करने की जरूरत नहीं है फिर दूसरी। अच्छा जी, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। Digestive system. Digestive system is a system through which complex molecules of food
जी आज क्लास जल्दी खत्म हो जाएगी। Digestive system is a system through which complex molecules of food through which complex molecules of food डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा जो फूड आप खाते हैं उसको कहते हैं इंजेस्टेड फूड। ठीक है, फूड नहीं बस लिखते इंजेस्टेड लिखते, स्मॉलर और सिंपलर मॉलिक्यूल्स उसको हम डाइजेस्टेड फूड कहते हैं। सो डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ सिस्टम थ्रू व्हिच complex molecules of food are broken down into smaller or simpler molecules जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड की ब्रेकडाउन हो जाएगी इनटू स्मॉलर और सिंपलर मॉलिक्यूल्स, तो उसको उस फूड को हम क्या कहेंगे, उसको हम डाइजेस्टेड फूड कहेंगे। और कितना स्मॉल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करना है, देखो पहले हमने बताना है कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, फिर हमने बताना है कि उसकी ब्रेक डाउन करनी है, आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, और स्मॉल मॉलिक्यूल्स कितने, अब लिमिट बतानी है, दैट आर कैपेबल of cellular absorption. Capable of cellular absorption, जो कि आपके सेल के अंदर एब्जॉर्ब हो सके, इतना आपने स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में उसको कन्वर्ट करना है कि वो आपके सेल के अंदर एब्जॉर्ब कराना क्यों जरूरी है। जिसको ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा ना, उसको ये डेफिनेशन शायद एक दफा पढ़ने के बाद दोबारा भूल जाए। पहली बात तो ये कि जो खाना आप खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स फूड की ब्रेकडाउन की जाती है, दांतों से चबाते हैं, फिर स्टमक के अंदर जाता है, जब वो अच्छी तरह से छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है तो वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, और सर्कुलेट करके जो सिंपलेस्ट या स्मॉलेस्ट शुगर मॉलिक्यूल है या कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं ग्लूकोज, वो ग्लूकोज को ब्लड के अंदर ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है, ब्लड पूरी की पूरी बॉडी के अंदर घूमता है, ठीक है, और हर सेल तक ग्लूकोज पहुंचाता है। फिर आप जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन भी आप इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन भी आपके ब्लड में एब्जॉर्ब होती है, ये ऑक्सीजन भी सेल के अंदर जाती है। सो ये ग्लूकोज सिंपलेस्ट और डाइजेस्टेड फूड, देन ऑक्सीजन आपके ब्लड में एब्जॉर्ब होकर आपके हर सेल तक पहुंचता है, और ये ऑक्सीजन यूज होती है इस ग्लूकोज की ब्रेकडाउन में। जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, प्लस एटीपी। एटीपी क्या होती है, एटीपी एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। जो आप कहते हैं ना कि हमने खाना खा लिया और हम एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं एटीपी, उस एनर्जी को कहते हैं। एंड एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मैं इधर लिखती हूँ, एक दफा फिर रिवाइज करती हूँ ताकि समझ आ जाए। एडिनोसिन, ये समझना इसलिए जरूरी है बिकॉज जिसको ये कॉन्सेप्ट होगा उसको आगे आसानी रहेगी कि अच्छा जो हम सांस लेते हैं, कहते हैं खाना खाना जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है और सांस लेना बहुत जरूरी है, तो वो खाना और वो सांस लेना, वो ऑक्सीजन कहाँ जाती है, कहाँ फाइनल उसकी डेस्टिनेशन है, कहाँ एब्जॉर्ब होती है और फिर किस चीज में कन्वर्ट होती है, और फिर वहां से हमें एनर्जी मिलती है एंड वी स्टे अलाइव। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो ये अगर आपका सेल है, आपने खाना खाया, डाइजेस्ट हुआ, ब्लड में गया, ब्लड पूरी बॉडी के अंदर घूमा, और ये R6 कौन सा है, ये अपना कैमरा शैमरा ऑफ कर लें, माइक
में कह दें कि कैमरा ऑफ कर दें, जिन जिन ऑन है देख लिया करें। अच्छा, पूरी बॉडी में आपका ब्लड सर्कुलेट किया और ब्लड ने सर्कुलेट करते हुए एक एक सेल के घर पे जाके नॉक किया और उसको ग्लूकोज दे दिया, ठीक है। देन हम ब्रीदिंग करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन लंग्स में जाता है, लंग्स में ब्लड जाता है और ब्लड में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाता है, किसमें, हीमोग्लोबिन में। पूरा का पूरा ब्लड आपकी बॉडी में सर्कुलेट करता है और उसी तरह एक एक सेल में जाकर ये ऑक्सीजन नॉक करके एक एक सेल को ऑक्सीजन देती जाती है। then this oxygen is used to burn this glucose molecule or to break this molecules into carbon dioxide, water and adenosine triphosphate ATP, ठीक है। and ATP is that energy, नहीं नहीं नहीं, हार्मोन नहीं है, एटीपी एनर्जी करेंसी है। एटीपी हमारी बॉडी के अंदर वो करेंसी है जो चलती है, जिसकी बेसिस पे हम चीजें खरीद सकते हैं। जैसे इधर दुनिया में एक करेंसी चलती है ना, जिसकी बेसिस पे आप जीने के लिए जितनी भी आपकी बिलोंगिंग्स या जरूरियात या नेसेसिटीज है वो बाय करते हैं। इसी तरह बॉडी के अंदर जो एनर्जी करेंसी है जो उसको जिंदा रहने के लिए जरूरी होती है, दैट इज एटीपी, इट इज नॉट हार्मोन। ग्लूकोज भी ब्लड में एब्जॉर्ब होता है जी, ग्लूकोज ब्लड में एब्जॉर्ब होता है और ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। अभी सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है, समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम के कितने कंपोनेंट्स हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम के 5 कंपोनेंट्स में इसको डिवाइड कर लेते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। सबसे पहला है ऑरल कैविटी, सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टमक, थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, फोर्थ, लार्ज इंटेस्टाइन फिफ्थ, रेक्टम। ये हैं 5 बेसिक पार्ट्स और ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। एक बात आपने याद रखनी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी आपके सिलेबस में लिखी गई थी। फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो वो एक एक ऑर्गन का फंक्शन पढ़ने की बजाय ये ज्यादा आसान होता है, करते हैं कोऑपरेट करते हैं और एक सिंगल फंक्शन परफॉर्म करते हैं इन बायोलॉजिकल सिस्टम। लिख लें कहीं पे, एक बायोलॉजिकल सिस्टम की डेफिनेशन लिख लेते हैं ताकि आसान हो जाए, क्योंकि मैंने आपको 5-6 सिस्टम्स पढ़ाने हैं तो आपको पता होना चाहिए ना क्या कर रहे हैं ये। इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम, 2 or more than 2 organs, 2 or more than 2 organs cooperate with each other, cooperate with one another कर लें। A biological system is a system in which 2 or more than 2 organs cooperate with one another to perform a single function, to perform a single function। अच्छा, मेरा ये उसूल है कि अगर आपको चीज याद करनी है ना, तो सबसे पहले ना आप उसको कर लिया करें, डी कोड कर लिया करें। डी कोड करने का तरीका ये है कि उसका कोई शॉर्ट फॉर्मूला बना लिया करें। शॉर्ट फॉर्मूला जब आप एक दफा याद कर लेंगे ना, तो फिर आपको चीज जो है वो याद करना आसान हो जाएगी। वो है क्या, मतलब ऑरल कैविटी और माउथ जो है ना, इसमें कौन सी चीज डाइजेस्ट होनी है, विच कंपोनेंट ऑफ फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन ऑरल कैविटी और माउथ? कार्बोहाइड्रेट, आपको मैंने पढ़ा दिया था, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स आर इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पे कोई मुझे पूछ रहा था कि आपने बायोमोलिक्यूल्स के फंक्शन नहीं लिखवाए, मैं तो आप चुप कर गई। तो अगर आप देखिए तो सेकंड पॉइंट कार्बोहाइड्रेट का ये था, कार्बोहाइड्रेट्स आर इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, प्रोटीन्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी एंड फैट्स परफॉर्म और फैट्स प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर। तो ये फंक्शन ही हुए ना भाई, फंक्शन बस कहा नहीं है, पढ़ा दिए हैं। तो जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनकी डाइजेशन आपकी ऑरल कैविटी में होती है, ठीक है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन स्टार्ट होती है, देन प्रोटीन्स की डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होती है, इन स्टमक। तो अब आपको जब ये चीज पता होगी ना, डिकोड कर लिया, तो आपको पता होगा कि ओके,
मैंने प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम स्टमक में लिखने हैं, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम मैंने माउथ या ऑरल कैविटी में लिखने हैं, एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में अब आपको पता है कि भाई किसकी डाइजेशन होनी है, कॉमन सेंस की बात है ना, फैट्स डाइजेशन होगी यहाँ पे स्टार्ट। अच्छा, स्टार्ट होनी है, तीनों जगह पे मैंने ये लिखना भूल गई, लिखने की जरूरत नहीं है। फैट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्ट होगी, ठीक है। फिर जिस जिस कंपोनेंट ऑफ फूड की डाइजेशन स्टार्ट हो गई है वो डाइजेशन कंप्लीशन भी यहाँ पे होगी, डाइजेशन कंप्लीशन एंड देन लास्ट पे फैट डाइजेशन स्टार्ट हुई, डाइजेशन कंप्लीशन हुई और एब्जॉर्प्शन इनटू ब्लड स्ट्रीम, ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया खाना, एब्जॉर्प्शन इनटू ब्लड। जब ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया तो ब्लड तो हमारी बॉडी में हर टाइम घूमता रहता है, घूमने का मकसद क्या है, क्योंकि वो हर सेल तक क्या प्रोवाइड करके आता है, ग्लूकोज प्रोवाइड करके आता है, ठीक है। जो सिंपलेस्ट शुगर मॉलिक्यूल है उसमें कन्वर्ट होता है खाना, तो उसको कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड कहते हैं, एंड दैट सिंपलेस्ट शुगर मॉलिक्यूल इज ग्लूकोज, या कार्बोहाइड्रेट या शुगर एक ही बात होता है, ठीक है। ये तीन फंक्शन आपने स्मॉल इंटेस्टाइन में किए। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन, कि अगर कोई यूजफुल न्यूट्रिएंट रह गया है जिसकी रीएब्जॉर्प्शन नहीं हुई तो उसकी रीएब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। और रेक्टम में वेस्ट स्टोरेज होता है फॉर सम टाइम बिफोर इट इज एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी। जब आपको नींद शींद आए ना मुझे बता देना, आज बड़े सांप सूंघा हुआ है आपको। रीएब्जॉर्प्शन अली रजा बताती हूँ। रीएब्जॉर्प्शन पानी, जब पानी की कमी हो जाए या आपके कोई यूजफुल न्यूट्रिएंट जिसकी एब्जॉर्प्शन अभी नहीं हो सकी। एब्जॉर्प्शन कैसी होती है, एब्जॉर्प्शन ऐसी होती है ना कि आपके जो ब्लड कैपिलरीज होते हैं ना वो आपके इंटेस्टाइन के ऊपर बिछे हुए होते हैं, वो वहां से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर कोई न्यूट्रिएंट या वाटर अनएब्जॉर्ब्ड रह जाए तो उसकी रीएब्जॉर्प्शन के लिए मेक श्योर किया जाता है कि फूड अभी फौरन ही आपकी बॉडी से बाहर ना वेस्ट निकल जाए, उसके अंदर काम की चीजें ना चली जाए, उसको लार्ज इंटेस्टाइन में घुमाया जाता है। अब जब हमने ये कर लिया ना, ये मैंने किया है, डाइजेस्टिव सिस्टम को डिफाइन किया, डिफाइन करने के बाद मैंने उसको डीकोड कर लिया कि इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम ड्रॉ करूंगी और डायग्राम के ऊपर लेबल करके आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा दूंगी और बस फिर खत्म हो जाएगा काम। डायग्राम खोलती हूँ, न्यूट्रिएंट्स और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है, डायग्राम खोलती हूँ फिर आपको उधर से लेबल करके पढ़ाती हूँ। और आपने वो डायग्राम एज इट इज पेपर के सेंटर में ड्रॉ करनी है। और अगर ईच ऑर्गन को इंडिविजुअल नहीं पढ़ना, ईच ऑर्गन इंडिविजुअल पढ़ना पागल है, तो खाली पढ़ के क्या फायदा, वो कनेक्टेड है ना एक दूसरे से। फातिमा आपको शायद ये बात मैंने पहले ही कर दी है कि ईच ऑर्गन अकेले अकेले पढ़ने का फायदा नहीं है, दे कोऑर्डिनेट विद वन अनदर टू परफॉर्म अ सिंगल फंक्शन, तो उनको उसी मैनर में हम पढ़ेंगे। आज हम अच्छे से पढ़े हैं, आज आपको समझ आ गया ना कि हमें हार माननी पड़ेगी टाइप करके चैट करके तंग करने से, ये तो हार नहीं मानेगी। जीएसए पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, हानिया नहीं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों होता है। मैं आपको किसी दिन ऐसे करती हूँ, थोड़ा सा सिलेबस और पैटर्न डिस्कस कर देती हूँ, ठीक है। ये रमजान की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ये बायो और फूड साइंस एक सेक्शन खत्म कर लेने दो, ठीक है, मैं आपको बता दूँ। मुझे समझ आ गया यार, इस तरह की काम की बातें पूछा करें ना। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन से रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से आपको पढ़ाने लगी हूँ। अभी आपको पढ़ाती हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। असल चीज ये है जो अब हम पढ़ने लगे हैं, इसको जब मैं लेबल करूंगी जो इसके ऊपर अब पढ़ाऊंगी ना एक्चुअल वो है, वो तो बस मैंने आपको एक आउटलाइन ड्रॉ की थी। आपकी डायग्राम है, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम अपने स्क्रीन पे नजर आ रही होगी, थोड़ी सी ब्लर है लेकिन ना हमारे लिए सबसे बेहतर ये है, ठीक है।
जी मायरा ठीक है, आपके लिए इनफ नहीं है तो आप एक बुक बाय करें ना, साथ साथ वहां से डिटेल से पढ़ती जाए, आपको समझ आ जाएगी। जब आप बुक पढ़ेंगी तो फिर आपको और भी समझ आ जाएगी कि उस बुक से समझना कितना मुश्किल है। ठीक है। अली शराजी अभी आपको बाद में स्लाइड दिखाती हूँ, बिकॉज अभी ये बाद में अभी ये पीछे नहीं जा सकते हम। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है, अभी अभी बस दिखाती हूँ बाद में। अब आपने अब आपने इसको मेरे साथ साथ ड्रॉ करना है। आपने पेपर के सेंटर में ये डायग्राम बनानी है और इसका साइज मुनासिब सा रखना है। सबसे पहले आपने ऐसे स्टार्ट करना है, मैं रफ सा डायग्राम ड्रॉ करती हूँ आपके लिए। ये माउथ और ऑरल कैविटी, ये इतना। उसके बाद ये नीचे की तरफ आए एसोफेगस। उसके बाद आपने यहाँ पे स्टमक ड्रॉ किया। ठीक है। स्टमक ड्रॉ करने के बाद आगे आपका जो पार्ट स्टार्ट होता है दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी यहाँ पे किस कलर की बनी हुई है? ये बनी हुई है आपकी ऑरेंज सी कलर की। जी डायग्राम बनाना जरूरी है, वरना मुझे क्या मुसीबत पड़ी है भाई मेरे। ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन गडमट होके यहाँ पे बीच में पड़ी हुई होती है। जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होती है तो वहां से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। और लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है, ये पिंक से कलर की है ये यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर। और ये क्या करती है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन को सराउंड करती है। यहाँ से स्टार्ट हुई, रुके, राइट साइड ऑफ योर बॉडी से स्टार्ट होती है। जैसे ही स्टार्ट होती है उसके नीचे अपेंडिक्स होता है। यहाँ पे इस साइड पे गई, इस साइड पे गई। इतना वैसे डिफरेंस हमें छोड़ना नहीं चाहिए, हमें इसको इसके साथ साथ ही रखना चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद दो चीजें, आसान 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 डायग्राम, क्लियर ब्रेन स्ट्रेन सब कुछ हम ड्रॉ करेंगे इधर, लेकिन आपने इजी वे में ड्रॉ करना है। उसके बाद आपने देखना है यहाँ पे एक छोटा सा येलो कलर का एक लीफ बना हुआ है, जिसको हम पेंक्रियाज कहते हैं। आपने इस तरह करके इधर से पत्ता बना देना। ठीक हो गया। उसके बाद अब आपका रह गया है लिवर। लिवर ड्रॉ करते हैं और कहानी खत्म हो जाएगी। लिवर किस तरह ड्रॉ करते हैं? लिवर हम इधर ड्रॉ करते हैं। लिवर है जी ये। ये लिवर ड्रॉ किया और उसके साथ छोटा सा ग्रीन कलर का एक्स्ट्रा करके ये इसके साथ जोड़ देना है। ठीक है। आपने कलर्स यूज करने हैं तो कलर्स यूज कर लें, नहीं करने तो ना कीजिएगा। आपने सिर्फ और सिर्फ क्लियर कट हर पार्ट ड्रॉ करके बताना है कि ये आपका माउथ और ऑरल कैविटी है। मैं आपको बता देती हूँ कि किन किन चीजों को लेबल करना जरूरी होता है। ये माउथ है, ये एसोफेगस है, ये स्टमक है, ये लिवर है, ये ग्रीन वाला गॉल ब्लैडर है, ये येलो कलर का जो है। मल्टीपल कलर्स, प्लीज फजूल बातों में टाइम ना वेस्ट करें। लेड पेंसिल से बना ले, जिससे बनाना है बना ले, मार्कर से बना ले, पेन से बना ले। ये पेंक्रियाज है, ये ऑरेंज कलर वाला स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये वाला लार्ज इंटेस्टाइन है, एंड दैट इज लास्ट पार्ट रेक्टम। ठीक है। तो ये वाली जो डायग्राम है आपने जल्दी जल्दी इस तरह से ड्रॉ कर लेनी है स्क्रीन के ऊपर। बोर्ड पे होते तो बोर्ड पे ड्रॉ करके बता देती, लेकिन ये वाली जो डायग्राम है ये आपके सामने क्लियर कट है। ठीक है। इसके ऊपर जल्दी जल्दी वो वाले पार्ट्स ड्रॉ करके आपको बता दिए हैं कि ये क्लियर कट ये वाले पार्ट्स हैं, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए कि आप ड्रॉ कर लें, समझ लें कि ये डिस्टिंक्ट पार्ट्स हैं जो ड्रॉ करने जरूरी है। यहाँ शायद आपको समझ ना आती कि ये किस तरह हुआ होगा। अभी आपको थोड़ा पता लग गया। मैंने वो कलर्स भी यूज कर दिए ताकि आइडिया हो जाए आपको। ठीक है। पेपर के सेंटर में आपने ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब आपने क्या करना है, अब मैं देखिएगा आपको पढ़ाना शुरू करती हूँ कि मैं एक एक पार्ट, एक एक कंपोनेंट ऑफ पार्ट, एक एक कंपोनेंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम को एज अ हेडिंग यूज करूंगी और उसके आगे साथ साथ आपको पढ़ाती जाऊंगी। ठीक है, उसके जो जो भी फंक्शंस हैं। सबसे पहला जो पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो 5 हेडिंग्स लिखी हैं वही 5 हेडिंग्स यूज करूंगी और नंबर भी दे देते हैं। सबसे जो पहला पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, दैट इज माउथ। जो पढ़ने वाले हैं वो चुप करके पढ़ेंगे, जो बाकी साइंसदान बन रहे हैं इनको बनने दें। ठीक है। माउथ और ऑरल कैविटी इज फर्स्ट पार्ट ऑफ, मुझे नहीं पता कैसे आएगा, जैसे आएगा आप जवाब दे दीजिएगा। वो आपसे जिस तरीके से भी पूछेंगे आप उतनी सी चीज लिख दीजिएगा। कभी वो खाली स्मॉल इंटेस्टाइन पूछ लेते हैं, कभी पेंक्रियाज का फंक्शन पूछ लेते हैं, कभी लिवर का पूछ लेते हैं। मैं आपको सारा पढ़ा देती हूँ। माउथ, माउथ के अंदर क्या होता है, माउथ के अंदर आप फूड को खाते हैं, चबाते हैं, उसको छोटे छोटे पीसेस में उसकी ब्रेक डाउन करते हैं। तो उसमें हम क्या कह सकते हैं, ग्राइंडिंग प्लस च्यूइंग सबसे पहला फंक्शन है। देन क्या होता है, देन उसकी केमिकल डाइजेशन स्टार्ट होती है विद द हेल्प ऑफ स्लाइवरी, विद द हेल्प ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड्स। स्लाइवरी ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं स्लाइवा। स्लाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, एमाइलेज एंजाइम होता है, which is used to digest, which is used to digest कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स। ठीक है। सो आपके माउथ और ऑरल कैविटी में स्लाइवा मौजूद है, जो कि जैसे ही फूड के साथ मिक्स होता है तो कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने कहा था डाइजेशन स्टार्ट होना, कंप्लीट होना नहीं। तो सबसे पहले जिस जिस पार्ट को पढ़ाते जाएंगे उसको बॉक्स करते जाएंगे। माउथ और ऑरल कैविटी में खाने को चबाया जाता है, ग्राइंड किया जाता है और च्यू किया जाता है, दैट इज नोन एज मैकेनिकल डाइजेशन। उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना, मैकेनिकल डाइजेशन। देन फॉर केमिकल डाइजेशन, salivary glands secrete saliva which contain, which contains carbohydrate digesting enzyme known as amylase। तो नोट्स आपने इस फॉर्म में बनाए हैं, जब आप पेपर लिखेंगे तो आप इस फॉर्म में लिखेंगे। सुने, इन माउथ और ऑरल कैविटी mechanical digestion as well as chemical digestion of food takes place. Mechanical digestion involves grinding and chewing of food, and in chemical digestion, salivary glands secrete saliva which contain carbohydrate digesting enzyme known as amylase। ठीक हो गया जी। तो अब आपके कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट हो गई, स्टार्ट हो गई। और ये वाला बॉक्स हम बंद कर देते हैं कि यहाँ पे फूड को छोटा छोटा तोड़ा जाता है और स्लाइवा मिक्स करके, स्लाइवा के अंदर एमाइलेज होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। ठीक है, यहाँ पे हम स्लाइवरी ग्लैंड्स को भी बॉक्स कर देते हैं। फिर आपके फूड के साथ क्या होता है, आपका जो फूड है ये कन्वर्ट हो जाता है एक राउंड से ऐसे बॉल की तरफ, गोले की तरह। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बोलस। स्टेटमेंट रिपीट करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो मैंने ऐसे ही रफ बोला है। हर दफा आप खुद कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये स्टेटमेंट रिपीट कर करके लिखनी नहीं है रबिया, ये रट्टा नहीं मैं लगवाती होती, खुद बनाना सीखो। नोट्स में लिखी हुई है वरना वहां से पढ़ लीजिएगा। इन माउथ और oral cavity, mechanical digestion takes place which involves grinding and chewing of food, and for chemical digestion salivary glands secrete saliva which contain amylase enzyme which is useful for carbohydrate digestion। so जो भी आपको बेहतर लगा ना लिख लीजिएगा बाद में। अच्छा, उसके बाद बोलस में कन्वर्ट हो गया। ये जो खाना है बोलस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको आप स्वेलो करते हैं, इसको कहते हैं बोलस। बोलस जो है अपना डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट कर देता है टुवर्ड्स स्टमक। इस जर्नी को क्या कहते हैं, इस जर्नी को कहते हैं पेरिस्टोलसिस। इस जर्नी को क्या कहते हैं, पेरिस्टोलसिस। ठीक है, तो पेरिस्टोलसिस वो मूवमेंट है जिसके जरिए फूड मूव करता है। फूड जो गोले से में कन्वर्ट हो गया उस गोले को क्या कहते हैं, बोलस। और जिस पाइप के थ्रू ये डाउनवर्ड्स मूव करता है उसको कहते हैं एसोफेगस। तो आप किस तरह से लिखेंगे, आप लिखेंगे bolus starts its downward journey
थ्रू एसोफेगस, बोलस स्टार्ट्स इट्स डाउनवर्ड जर्नी, लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, नोट्स ना खराब करें। बोलस ये नजर आ रहा है ना, बोलस स्टार्ट्स इट्स डाउनवर्ड जर्नी टुवर्ड्स स्टमक थ्रू एसोफेगस बाय अ मूवमेंट नोन एज पेरिस्टॉल्सिस, बाय अ मूवमेंट नोन एज पेरिस्टॉल्सिस। ठीक है, सो डाउनवर्ड मूवमेंट फूड की इज नोन एज पेरिस्टॉल्सिस और वॉमिट इज एंटी पेरिस्टॉल्सिस। ठीक हो गया, यहां तक हमने पढ़ लिया। सेकंड कंपोनेंट हमने जो लिखा था, जब हमने डिकोड किया था तो हमने कहा था सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टमक इज सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज स्टमक, उल्टा कह के स्टमक। अब स्टमक के अंदर कौन सी 3 फंक्शंस परफॉर्म होने हैं? सबसे पहले स्टमक की वॉल के साथ ना एक प्रोटेक्टिव लाइनिंग मौजूद होती है, इसकी वॉल के साथ साथ ना इधर एक लाइनिंग मौजूद होती है जी। बोलस फूड ही है और क्या है, डायनासोर है बीच में, खाया था आपने खाना, बीच में जाके डायनासोर बन गया। चबाने के बाद फूड क्या और हो जाएगा, उसके साथ मजीद क्या हो सकता है? अजीब बात है, कहती फूड ही है, नहीं गले से गुजरने के बाद कुछ और बन गया, चुड़ैल। जानबूझ के बच्चे बन रहे हैं और अकल करें, ठीक है ना, सीधा करना आता है मुझे बड़े अच्छे से। नहीं सुमैया, सॉरी वाली कोई बात नहीं है, ये बाकी वाले जो लोग हैं। अच्छा सुनो, छोड़ो इस बात को, इस बहस को। जो स्टमक की वॉल होती है ना, स्टमक की वॉल के साथ साथ एक प्रोटेक्टिव लाइनिंग होती है। ठीक है, देखिए आपका स्टमक भी जो है ना वो प्रोटीन का बना हुआ है। अब प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स को ये नहीं पता होता कि ये जो है, ये स्टमक आपका जो है इसको डाइजेस्ट करना है या नहीं करना। वो भी तो प्रोटीन का ही बना हुआ है ना, वो भी तो गोश्त का ही बना हुआ है। तो आपके जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है इसको भी तो डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो स्टमक को डाइजेस्ट होने से बचाने के लिए इसके साथ साथ एक प्रोटेक्टिव लाइनिंग होती है। उस लाइनिंग को क्या कहते हैं? उस लाइनिंग को कहते हैं म्यूकस लाइनिंग। म्यूकस लाइनिंग जो है, म्यूकस लाइनिंग, म्यूकस लाइनिंग प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट्स वॉल्स ऑफ स्टमक। ये स्टमक की वॉल्स को प्रोटेक्ट करती है। ये मैंने कौन सी वॉल्स देखी है? म्यूकस लाइनिंग प्रोटेक्ट्स वॉल्स ऑफ स्टमक। ठीक है, सेकंड सेकंड स्टमक के अंदर होता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl। HCl का क्या फंक्शन है? HCl किल करता है जर्म्स, जो फूड के अंदर जर्म्स होते हैं इनको किल कर देता है। और सेकंड फंक्शन, मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी जब मैंने आपको एंजाइम्स पढ़ाए थे, और आपको कहा था कि जब आप जैसे जैसे बायो पढ़ते जाएंगे आपको आइडिया होगा कि हर चीज दूसरी चीज से लिंक्ड है। आपको मैंने कहा था कि हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट में या हाईली बेसिक इन्वायरमेंट में एंजाइम्स जो है वो बेहतर तरीके से काम करते हैं। सो क्या हुआ कि HCl किल करता है जर्म्स को, और क्या करता है, और मेंटेन करता है पीएच और एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए पीएच मेंटेन करता है, मेंटेनेंस ऑफ पीएच फॉर एंजाइम्स टू गेट एक्टिवेट और फॉर एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स। तो मैं इसको लिखने लगी हूँ मेंटेनेंस, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ पीएच। हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट होगा तो हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट होगा तो भी एंजाइम्स अच्छे से बेहतर तरीके से काम करेंगे, हाईली बेसिक होगा तो भी एंजाइम बेहतर तरीके से काम करेंगे। अब थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन रह जाता है कि यहाँ पे डाइजेशन करानी किसकी थी? प्रोटीन की डाइजेशन करानी थी। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम होना चाहिए? पेप्सिन होना चाहिए। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। तो प्रोटीन की डाइजेशन के लिए यहाँ पे पेप्सिन एंजाइम मौजूद होता है। ठीक है जी, तो ये 3 फंक्शंस थे जो स्टमक के अंदर परफॉर्म होते हैं, और हमारा सेकंड पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम भी कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज इम्पॉर्टेंट
part of digestive system is stomach, which has a mucus lining. Mucus lining protects walls of stomach. Walls को क्या हुआ हुआ है? Protect walls of stomach from enzymes and concentrated HCl. ठीक है. And then HCl is present to kill germs. जो भी फूड के अंदर germs मौजूद होते हैं उनको किल करता है और मेंटेन करता है pH को. हाइड्रोक्लोरिक एसिड. देन पेप्सिन एंजाइम जो है, पेप्सिन इज एन एंजाइम, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम. ठीक है. एंजाइम सारे एंड पे ना मैं ब्लू कलर के लेबल कर दूंगी, आपको आसानी हो जाएगी याद करने में कि कितने एंजाइम्स, कितने डाइजेस्टिव एंजाइम्स मैंने आपको पढ़ाए हैं. ठीक है. पेप्सिन प्रोटीन डाइजेशन करता है. देन उसके बाद हम आगे चलते हैं. अगला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है और सबसे बड़ा पार्ट भी है, वो है स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ा सा उसके अंदर ज्यादा फंक्शंस परफॉर्म कराने हैं हमने, तो हम इधर थर्ड हेडिंग अपना लिख लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या मौजूद है? स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले आपने क्या करना है? फैट डाइजेशन करनी है. फैट डाइजेशन के लिए आपको किससे हेल्प लेनी पड़ेगी? आपको लिवर से हेल्प लेनी पड़ेगी. लिवर क्या प्रोड्यूस करता है? लिवर प्रोड्यूस करता है बाइल. बाइल का क्या कलर होता है? ये ग्रीन कलर की एक सिक्रीशन होती है. ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है, एक लिक्विड होता है जो कि कहाँ पे स्टोर होता है? बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय लिवर. Bile is stored in गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और लिवर इसको प्रोड्यूस करता है. सो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सबसे पहला फंक्शन है कि हमने बाइल के जरिए फैट की डाइजेशन करानी है. ठीक है. अच्छा जी, अब हम इधर क्या करते हैं? इधर लिवर को भी बॉक्स कर देते हैं और इधर गॉल ब्लैडर को भी हम बॉक्स कर देते हैं, बिकॉज जो जो पार्ट हम पढ़ते जा रहे हैं वो उसको हम इस तरह से करते जाते हैं. अच्छा जी, फैट इमल्सिफिकेशन के लिए यूज हुआ हमारा बाइल. बाइल was produced by liver. Bile is produced by liver. It is a green colored secretion which is stored in gallbladder, और gallbladder ड्रॉप बाय ड्रॉप इसको किधर इंजेक्ट करता है? gallbladder इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप, ये देखिए इधर से ये gallbladder है ना, ड्रॉप बाय ड्रॉप इधर से ये इंजेक्ट करता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. तो जितने आप फैट्स खाते हैं उतना बाइल गॉल ब्लैडर से निकलकर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आता जाता है और फैट्स की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है. ठीक है. उसके बाद सेकंड फंक्शन क्या था? सेकंड फंक्शन है डाइजेशन कंप्लीशन. अब आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स तीनों की डाइजेशन स्टार्ट हो गई है. तो अब आपने क्या कराना है? डाइजेशन कंप्लीशन कराना है. डाइजेशन कंप्लीशन के लिए अब आपने किससे हेल्प लेनी है? दैट इज पेंक्रियाज. पेंक्रियाज के अंदर क्या होता है? पेंक्रियाज प्रोड्यूस करता है पेंक्रियाटिक जूस. पेंक्रियाटिक जूस के अंदर क्या क्या मौजूद होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीएज एंड लाइपेज. आपने नामों पे गौर किया है? कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कंप्लीशन कराएंगे. ठीक है. प्रोटीएज प्रोटीन की डाइजेशन कंप्लीशन कराएंगे. कार्बोहाइड्रेट को मैं ऐसे कार्ब्स लिखती हूँ शॉर्ट फॉर्म में, आपने कार्बोहाइड्रेट पूरा लिखना है. प्रोटीएज एंजाइम जो है वो, एंजाइम्स के नाम हमेशा इस तरह ही होते हैं, इनके एंड पे ना एज लगता है. ठीक है. प्रोटीन की डाइजेशन प्रोटीएज कराएगा और लाइपेज किसकी डाइजेशन कराएगा? लिपिड्स की. और लिपिड्स क्या होते हैं? फैट्स होते हैं. लिपिड्स और फैट्स की डाइजेशन कंप्लीशन करवाना किसका काम है? इसका काम. ठीक है. ये इसका सेकंड फंक्शन भी मैंने लिख दिया. ये ए फंक्शन फैट डाइजेशन और फैट इमल्सिफिकेशन. बी फंक्शन डाइजेशन कंप्लीशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स which started
in oral cavity or mouth, then protein which started in stomach, and fat which started in first part of small intestine, and now digestion completion takes place with the help of pancreatic juice secreted by or released by pancreas, which contains carbohydrates, protease and lipase. इसके अंदर तीनों किस्म के एंजाइम होते हैं. इसको कहते हैं कि ये कॉकटेल ऑफ एंजाइम्स है जो कि सब की सब चीजों को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करता है. अब जब फूड की डाइजेशन हो गई है तो अब इसने सबसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया तो अब इसके ऊपर ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है और एब्जॉर्प्शन इनटू ब्लड स्ट्रीम. अब आपके ब्लड के अंदर ये फूड जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है. ठीक हो गया जी. स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमने 3 फंक्शंस परफॉर्म करवाए. वो कौन कौन से थे उनको हम यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं. एक था फैट की डाइजेशन स्टार्ट कराई विद द हेल्प ऑफ लिवर. दूसरा, लिवर ने क्या प्रोड्यूस किया, लिवर ने बाइल प्रोड्यूस किया. बाइल जो था गाल ब्लैडर में स्टोर हुआ और यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया. उसके बाद जब जैसे ही फैट की डाइजेशन स्टार्ट हुई हमारे पास दूसरा एंजाइम सिक्रीट हुआ जो कि उसने क्या कराना था, डाइजेशन कंप्लीशन कराना था. बिकॉज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों की डाइजेशन स्टार्ट होगी. अब डाइजेशन कंप्लीशन करानी है. कंप्लीशन के लिए हमने किससे हेल्प ली, कंप्लीशन के लिए हमने हेल्प ली पेंक्रियाज से. पेंक्रियाज ने अब इस तरह का एक जूस सिक्रीट किया जिसके अंदर तीनों किस्म के एंजाइम मौजूद थे. क्योंकि अब तीनों की डाइजेशन कंप्लीशन करानी है ना, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीएज और लाइपेज मौजूद थे. सो तीनों कंपोनेंट्स ऑफ फूड की डाइजेशन कंप्लीशन हो गई. जब डाइजेशन कंप्लीशन हो गई तो थर्ड फंक्शन क्या था, थर्ड यही था कि अब ये डाइजेस्टेड फूड आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाए और आपका ब्लड पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करे. ठीक है, पूरी बॉडी के अंदर जब सर्कुलेट करेगा तो वो आपकी हर सेल तक पहुंच जाएगा और आपके हर सेल के अंदर उसकी ब्रेकडाउन होगी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो आपको पहले इक्वेशन लिखवाई थी. और फिर ये क्या करेगा, एटीपी प्रोड्यूस करेगा जिससे आपको एनर्जी मिलेगी. सेकेंड लास्ट पार्ट, फोर्थ हेडिंग लिखते हैं विच इज लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन ये देखो यहाँ से स्टार्ट हुई है, ये इस जगह से यहाँ से स्टार्ट हुई है, इतना लंबा पाथ है. लार्ज इंटेस्टाइन में जब आपका फूड पहुंचता है ना तो 99% इट इज वेस्ट. फिर इसको इतनी देर बॉडी में रखने की क्या जरूरत है, या इतना लंबा सारा ये जो पाथ है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ जा रहा है, इतनी देर इसको इधर घुमाने की क्या जरूरत है. इसको घुमाने की जरूरत इसलिए है और टू मेक श्योर दैट नो useful nutrient is wasted. So for reabsorption of nutrient plus water, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट प्लस वाटर के लिए इतनी देर फूड को या वेस्ट को स्टे कराया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में. ठीक है, और ये हो गया जी. रुबाब, ये तीनों फंक्शन आपके ड्यूडिनम, जीजुनम और इलियम में ही होते हैं. तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में ना आपका पार्ट्स पे फोकस नहीं होता, आपका फंक्शंस पे फोकस होता है. ठीक है, तो वो वही बात है, पहले पार्ट में ड्यूडिनम में, फिर जीजुनम में आपकी डाइजेशन कंप्लीशन और एब्जॉर्प्शन हो जाती है, और इलियम में आपकी ऑलमोस्ट एब्जॉर्प्शन कंप्लीट होती है और वेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है. हाँ, इसमें हमने पार्ट्स की बात नहीं करनी इसलिए मेरा फोकस ही नहीं है. फिजियोलॉजी पे है ना तो हर चीज का फंक्शन लिखना है. ठीक है, और 5 नंबर का सवाल आना है, पूरे के पूरे टॉपिक पे 5 नंबर का सवाल नहीं आ सकता, इसके कुछ पार्ट्स पे आएगा. अच्छा, यहाँ पे ना अपेंडिक्स भी मौजूद होता है. अपेंडिक्स कहाँ पे मौजूद होता है, तो क्या है, अपेंडिक्स आपका यहाँ पे मौजूद है जहां से जैसे ही आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है, एंड होती है,
और लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है यहाँ पे एक छोटा सा ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इतना सा एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ है, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ है यहाँ पे। इस एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ को अपेंडिक्स कहते हैं। और अगर कोई वेस्ट पार्टिकल इसके अंदर जो है, अगर कोई एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ है, अगर कोई वेस्ट पार्टिकल इस अपेंडिक्स के अंदर यहाँ पे ट्रैप हो जाए तो क्या होता है। पहले अपेंडिक्स के बारे में बात करते हैं, अपेंडिक्स की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। अपेंडिक्स, अपेंडिक्स को कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। सीएसएस में काफी दफा ये क्वेश्चन पूछा गया है। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब होता है ऐसा ऑर्गन जो हमारे एंसेस्टर्स में यूजफुल था या फंक्शनल था। चुप करो। एंसेस्टर्स में क्या था, एंसेस्टर्स में ये फंक्शनल था, बट इट इज नो लॉन्गर फंक्शनल और इट इज नॉन फंक्शनल। अच्छा, क्या बात मैं करी थी। अपेंडिक्स को वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन ऐसे ऑर्गन को कहते हैं जो हमारे एंसेस्टर्स में फंक्शनल था। हमारे एंसेस्टर्स में ये फंक्शनल था तो क्या करता था, कहा जाता है इट यूज्ड टू प्रोवाइड इम्यूनिटी टू आवर एंसेस्टर्स। पहले हमारा इम्यून सिस्टम जो था वो इतना डेवलप नहीं था, तो ये वहां पे हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड किया करता था। लेकिन अभी जो है ये बिल्कुल नॉन फंक्शनल हो चुका है, हमारे किसी काम का नहीं है, नॉन फंक्शनल है। इसके अंदर अगर कोई वेस्ट पार्टिकल या फूड पार्टिकल इसके अंदर यहाँ पे ट्रैप हो जाए, तो क्योंकि आगे फूड आगे यहाँ से आगे मूव करता रहता है तो वो वेस्ट पार्टिकल यहाँ पे ट्रैप्ड रहता है, ठीक है। अच्छा, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से ये होता है कि बैक्टीरियल ग्रोथ स्टार्ट होती है, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, दर्द होती है, और फिर अपेंडिक्स का ऑपरेशन करके इसको क्या कर दिया जाता है, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। फिर आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आपकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमने लार्ज इंटेस्टाइन भी पढ़ लिया, एक एक करके हमने चारों हेडिंग्स कंप्लीट कर ली हैं। और फिफ्थ और लास्ट हेडिंग है जो मैंने आपको शुरू में डिकोड किया था, मैंने उसी पे फोकस किया है। अगर आप ने गौर किया हो तो बिल्कुल वैसा वैसा ही पढ़ाया है, जैसा जैसा आपको शुरू में लिखा गया था कि वो 5 मेन हेडिंग्स थी, और उन मेन हेडिंग्स को ये एक्सप्लेन करते हुए जिनको डिकोड किया था उन्हीं को ही एक्सप्लेन किया है। अभी हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो काफी डेवलप हो चुका है, सो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती। जैसे देखो हमारे घर में रेडियो होता है, रेडियो की अब हमें जरूरत पड़ती है, नॉन फंक्शनल है हमारा, हमारी बाकी चीजें उससे बहुत ज्यादा एडवांस हो गई हुई हैं। तो नॉन फंक्शनल पार्ट का मतलब ये होता है कि है ठीक ठाक, अगर उसे काम कराया जाए तो काम कर सकता है, लेकिन आउटडेटेड हो चुका है। हमारे जर्म्स, हमारे बैक्टीरिया, वायरसेस, बीमारियां इतनी ज्यादा एडवांस हो गई हैं कि उसके लिए खाली अपेंडिक्स जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये अब मतलब पहले किसी काम का था, अब ये न्यूट्रिएंट की स्पेलिंग भी ठीक कर लेना। अब नहीं है किसी काम का, सो आप इसको बॉडी के अंदर रखें या ना रखें किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मतलब बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे रेडियो आपके घर में है नहीं है, पड़ा हुआ है, कोई फर्क नहीं है, एक ही बराबर है ना, एक ही बात है ना। अच्छा जी, ये हो गया। वो उल्टे सीधे होते हैं ना तो उनके अपेंडिक्स के अंदर फूड पार्टिकल ट्रैप होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, दैट्स वाई जो स्पोर्ट्स मैन होते हैं वो इसको रिमूव कर देते हैं। रेक्टम की बात करते हैं, रेक्टम क्या है, रेक्टम के अंदर वेस्ट स्टोरेज होता है। वेस्ट स्टोरेज बिफोर इट इज excreted out of the body।
फिर स्मॉल इंटेस्टाइन मैंने 4-5 दफा पढ़ाया, अब उसको रिपीट करने की कोई तुक नहीं बनती। छोड़ें बस, फिर आप छोड़ें, जिंदगी में हर चीज समझ नहीं आती। नहीं समझ आया ना तो आप इसे इग्नोर कर दें। अब सिर्फ और सिर्फ एंजाइम्स में आपको हाईलाइट करा देती हूँ कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स कौन कौन से थे। सबसे पहला था एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करता था। दूसरा था पेप्सिन जो कि प्रोटीन की डाइजेशन करता था। थर्ड था आपका यहाँ पे क्या मौजूद है, बाइल मौजूद था जो कि फैट की डाइजेशन करता था, याद रखना इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता था। और बाकी आपके पेंक्रियाटिक जूस आपका जो था, जिसके अंदर ये पूरे को करने की जरूरत नहीं है, इसको कर देते हैं। पेंक्रियाटिक जूस, यहाँ पेंक्रियाटिक जूस में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीएज और लाइपेज मौजूद हैं जो कि किसको करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीएज और लाइपेज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बस हमने वो लिखे एंजाइम नहीं भी है तो एंजाइम की तरह एक्ट करता है। आई नो बाइल जो है वो सिक्रीशन है जो फैट की इमल्सिफिकेशन करती है, एंजाइम नहीं है लेकिन इसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। ठीक हो गया जी, तो उसी तरह का फंक्शन परफॉर्म करता है। सो टू सम एक्सटेंट इट इज सेम। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम सारा का सारा कंप्लीट हो गया। आगे मूव करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो फूड साइंसेस के कोई 2 आसान से टॉपिक्स रहते हैं, वो कंप्लीट करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, आगे मूव करते हैं। जी प्रीवियस स्लाइड अली मैं आपको दिखाती हूँ। जी जी अभी दिखाने लगी हूँ, वहां पे ही जा रहे हैं। ठीक है, बस अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें बिकॉज ये दोबारा नहीं आएगा। तो लिखा ना अली, मुझे क्या फर्क पड़ता है इससे, क्या अली नहीं सॉरी आतिफ, जो भी लिखा ना, मुझे क्या फर्क पड़ता है कि आप जो भी लिखा हो और आप फेल हो या पास हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं फिर पड़ता अगर आपका ये एटीट्यूड है। ठीक है, और इसीलिए 2% रिजल्ट आता है। मैंने देख लिया है कि 300 या 268 में से कितने स्टूडेंट सीरियस होता है। ठीक है, तो मेरा टारगेट वही होता है, बाकी जो फारिग हैं वो फारिग ही रहें और ऐसे ही रहेंगे। फिर जब बात की जाती है ना पाकिस्तान में जॉब्स नहीं मिलती, तो मैं ये यहाँ पे जब कमेंट्स और एटीट्यूड देखती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ बिल्कुल सही है, इनको जॉब्स नहीं मिलती, जितनी इनको मिलती है उनको उतनी भी नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, ये था डाइजेस्टिव सिस्टम अली रजा, ये था स्टार्ट वाला, ये ओवरव्यू था जिसके अंदर हमने सिर्फ डिकोड किया था टॉपिक को, वहां पे हमने एक्सप्लेन कर दिया। और जब आप उनको सेंटेंसेस की फॉर्म में लिखेंगे तो आराम से जो है वो ठीक हो जाए, मतलब जितना रिक्वायर्ड होगा वो उतना आप लिख लेंगे। अभी डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं, फूड एडिटिव्स पढ़ते हैं, और फूड एडिटिव्स के बाद फूड स्पॉयलेज और फूड प्रिजर्वेशन मेथड। थोड़े बीच में 2 आसान टॉपिक्स पढ़ते हैं, फिर आगे पार्ट पढ़ेंगे। फूड एडिटिव्स नोट्स आप खोल के देखेंगे ना तो मेरे यही टॉपिक्स नोट्स के अंदर डिटेल में लिखे हुए हैं। तो जब आप जब आप क्या हुआ, जब आप ये लेक्चर और नोट्स दोनों को कंबाइन करके पढ़ेंगे तो जो चीजें अगर मिस भी हो गई हुई तो समझ आ जाए। ठीक है, फूड एडिटिव्स। फूड एडिटिव्स क्या होते हैं, अच्छा डेफिनेशन खुद बनाना सीखें। फूड एडिटिव्स आर मटेरियल्स, या तो मटेरियल्स होते हैं या केमिकल्स होते हैं। केमिकल्स और मटेरियल्स फूड एडिटिव्स। अब एडिटिव्स का मतलब हुआ जो कि फूड में ऐड किए जाते हैं, तो क्या हुआ, फूड एडिटिव्स आर मटेरियल्स और केमिकल्स दैट आर एडेड टू फूड मोहसिन रजा, बिकॉज वो फारिग है ना, उनको फर्क ही नहीं पड़ता।
आपको पता है ये सिर्फ कमेंट्स जो हैं, ये नाम मैं देखती जाती हूँ, ये कमेंट्स जो हैं ये इनके ये 3-4 दिन ही बर्दाश्त करना है, उसके बाद हमने क्लास से मैं तो रिमूव कर देती होती हूँ, मैं तो क्लास से रिमूव कर दूंगी। बिकॉज जो ये पूरा का पूरा सेशन उन लोगों के लिए है, इतनी एफर्ट और इतना टाइम, जिन लोगों जो वाकई लोग अफोर्ड नहीं करते या जो डिजर्व करते हैं पढ़ना, ये इन लोगों के लिए नहीं है। मैं क्लास से रिमूव कर देती होती हूँ और दोबारा ऐड भी नहीं करती, ये बात याद रखिएगा। और बाकी अगर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई तो आपका 1,000 मुझे आपके अकाउंट में वापस भेजते हुए कोई जरा भी तकलीफ नहीं होती, 1 मिनट भी नहीं लगता मुझे, ठीक है। तो जरा तमीज से रहिएगा, नेक्स्ट कोई भी नॉन सीरियस कमेंट आया तो मैंने 1 मिनट से पहले रिमूव कर देना। Are materials or chemicals that are added to food to enhance life of food। अब हुआ पता क्या है, फूड एडिटिव्स फूड में ऐड किए जाते हैं ताकि उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज की जा सके, ठीक है। अगर आप प्रिजर्वेटिव ऐड कर देंगे ना तो उसकी लाइफ इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, अगर आप कोई एक और केमिकल ऐड करेंगे तो फूड की जो कंसिस्टेंसी है वो स्मूथ हो जाएगी। लाइफ, कंसिस्टेंसी, टेक्सचर, थिकनेस, जी आर्टिफिशियल होते हैं, ये केमिकल्स होते हैं। थिकनेस, कलर एंड फ्लेवर, कुछ ऑर्गेनिक भी होते हैं और कुछ आर्टिफिशियल केमिकल्स होते हैं। तो क्या हुआ, फूड एडिटिव्स आर केमिकल्स और मटेरियल्स दैट आर एडिड टू फूड टू एनहांस लाइफ, कंसिस्टेंसी, टेक्सचर, थिकनेस, कलर एंड फ्लेवर ऑफ फूड। ऑफ फूड लिखने की अब जरूरत नहीं है। अच्छा, आइडियली ये क्वेश्चन आपको कितने नंबर का आएगा, ये क्वेश्चन आपको आएगा 5 नंबर का। जी जी बुशरा, मैं दिखा दूंगी लास्ट में, मैं सारी स्लाइड्स दिखाकर फिर ये लेक्चर वाइंड अप करती होती हूँ। लेकिन जो मैं आपको डायग्राम वर्ड फाइल पे खोल के वहां से पढ़ाऊंगी ना, उसको दोबारा नहीं दिखा सकूंगी क्योंकि वो दोबारा आता नहीं है। टेक्सचर का मतलब होता है स्मूथ है या रफ है, ग्रेनी है, उसके अंदर कर्डल्स हैं, या स्मूथ बिल्कुल कंसिस्टेंसी है, ठीक है। कंसिस्टेंसी और टेक्सचर का मतलब यही होता है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि पानी के अंदर, जैसे आपको बताती हूँ कि हम एक दही घर में बनाते हैं, ठीक है। दही जो घर में बनाते हैं आपने देखा होगा कि उसका जो सॉलिड पार्ट है थोड़ी देर के बाद अलग हो जाता है और उसमें लिक्विड पानी इधर उधर तैर रहा होता है। लेकिन आप जो बाजार से योगर्ट लेकर आते हैं, दही लेकर आते हैं, आपने देखा होगा उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल स्मूथ होती है, ठीक है। उसमें कोई भी सॉलिड पार्ट और लिक्विड पार्ट अलग अलग घूम नहीं रहा होता, उसके अंदर फूड एडिटिव यूज हुआ हुआ होता है। तो आपको बताती हूँ कौन कौन सा यूज होता है, किस किस चीज के लिए, एग्जाम्पल भी देती हूँ। सबसे पहला फूड एडिटिव आपने क्या यूज करना है, फूड को प्रिजर्व करने के लिए प्रिजर्वेटिव्स यूज किए जाते हैं। प्रिजर्वेटिव्स, प्रिजर्व करने के लिए प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है। फूड एडिटिव्स में सबसे पहला है प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स करते क्या है, फूड एडिटिव में सबसे पहला फूड एडिटिव है प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव्स स्लो डाउन और स्टॉप माइक्रोबियल ग्रोथ। Preservatives slow down or stop microbial growth to enhance life of food। ये फूड की लाइफ इंक्रीज कर देते हैं, लेकिन लाइफ कैसे इंक्रीज करते हैं, क्योंकि माइक्रोबियल ग्रोथ को या तो ये कंप्लीटली स्टॉप कर देते हैं या स्लो डाउन कर देते हैं, तो आपकी जो फूड के एक्सपायर होने की डेट है वो बढ़ जाती है, शेल्फ लाइफ ऑफ फूड इनहेंस हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये हो गया आपका पहला फूड एडिटिव। दूसरा फूड एडिटिव आपका है आपका है स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर्स क्या करते हैं, स्टेबलाइजर्स हम कब डालते हैं, अगर आपने देखा है जो बाजार वाले जूस होते हैं, जो ये वाले होते हैं प्रोसेस्ड फूड होता है, इसमें जो मिल्क है, जूसेस हैं, आपने देखा होगा माइक्रोबियल बैक्टीरिया वगैरह ग्रो नहीं करते। आपने देखा होगा कि इनकी कंसिस्टेंसी स्मूथ होती है, अगर इनके अंदर कोई चीज मिक्स भी हुई हुई हो तो वो अलग अलग नहीं तैयारी होती, वो बिल्कुल जो है एक जैसा होते हैं।
तो स्टेबलाइजर्स कंसिस्टेंसी स्मूथ करने के लिए यूज किए जाते हैं, या ऐसे दो लिक्विड्स को मिक्स करने के लिए जो कि आमतौर पे आपस में मिक्स नहीं होते। अगर आपने ऑयल और पानी को मिक्स करना हो तो वो नहीं मिक्स हो सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे सॉल्ट भी प्रिजर्वेटिव है। सॉल्ट, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन इज एग्जाम्पल ऑफ प्रिजर्वेटिव। कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन, ऑयल, विनेगर, ये सब प्रिजर्वेटिव है, इनके अंदर बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते, ठीक है। अच्छा जी, स्टेबलाइजर क्या है? स्टेबलाइजर्स आर यूज्ड टू मिक्स two liquids that usually do not mix। ऐसे दो लिक्विड्स को आपस में मिक्स करने के लिए हम स्टेबलाइजर यूज करते हैं जो आम रूटीन में मिक्स नहीं होते। टू प्रिवेंट, सेकेंड फंक्शन इसका क्या होगा? टू प्रिवेंट सेडिमेंटेशन। आप स्टेबलाइजर यूज करते हैं कि पेंदे पे कोई भी चीज अलग होकर ना बैठे, सेडिमेंट्स अलग ना हो, कर्डल्स अलग ना हो, बॉटम पे अलग होके सेपरेट होके सॉलिड पार्ट अलग हो जाए और लिक्विड पार्ट अलग हो जाए। मैं अब आपको एग्जांपल देती हूँ। आप घर में कोई जूस या शेक बना के रखें ना, थोड़ी देर के बाद उसकी 2 या 3 लेयर्स बन जाती है, ठीक है। सॉलिड पार्ट नीचे बैठ जाता है, एक बीच में और एक कलर का तैर रही होती है लेयर, और उससे आगे फिर एक और ऊपर सबसे लाइट वाला पार्ट तैर रहा होता है, ठीक है। लेकिन बाजार के जो प्रोसेस्ड फूड होता है या जो ये वाला प्रोसेस्ड जूसेस होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, योगर्ट होते हैं, आपने देखा है उनकी कंसिस्टेंसी स्मूथ रहती है, उनमें कोई भी चीज एक दूसरे से अलग ही नहीं हो पाती, एज इट इज रहता है, ठीक है। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि उनके अंदर स्टेबलाइजर्स ऐड किए होते हैं। तो स्टेबलाइजर्स की वजह से स्मूथ कंसिस्टेंसी रहती है, कंसिस्टेंसी रिमेन्स स्मूथ, ठीक है। तो ये है आपका दूसरा फूड एडिटिव। तो फूड एडिटिव में हमने पहले देखा प्रिजर्वेटिव, सेकंड फूड एडिटिव क्या है? स्टेबलाइजर है। स्टेबलाइजर्स आपके ये जो डब्बे वाले दूध होते हैं इनमें भी यूज होते हैं, बिकॉज पाउडर होता है, वो पानी होता है और कुछ केमिकल्स होते हैं, तो ये तो थोड़ी देर के बाद अलग अलग हो जाने चाहिए, तो ये सारे इकट्ठे पता कैसे रहते हैं और स्मूथ इनकी कंसिस्टेंसी रहती है स्टेबलाइजर की वजह से। फिर आपने नोटिस किया है, एग्जाम्पल ऐसे गूगल करो, अंदर आपके सामने सामने आ जाएंगे, एक एक लिख लेना, या बुक खोले या नोट्स खोले, उसके अंदर लिखी हुई है। अच्छा, होगा इसमें क्या कि जो अगला है, थर्ड है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट्स भी आपके सिलेबस में मौजूद है अलग से, इसको भी जरा समझ लेते हैं ये क्या कहता है। अब आपने नोटिस किया है कि हमारे जो बेकरी आइटम्स होते हैं या ये फ्राइड आइटम्स होते हैं, जैसे कि ये चिप्स है, लेज है, ये वाले जितने भी क्रैकर्स होते हैं, बिस्किट्स हैं, केक्स हैं, पेस्ट्रीज हैं, अ, ये वाली सारी की सारी चीजों के अंदर डेंजरस हैं उरूज, क्योंकि केमिकल्स हैं। ये सारी की सारी चीजों के अंदर आपने नोटिस किया है कि ऑयली जितना भी और फ्राइड फूड होता है, ये मतलब पड़ा रहता है, लेकिन इसमें से खास किस्म की एक स्मेल नहीं आ रही होती, फ्रेश लग रहा होता है। उसके अंदर ऐसी क्या चीज यूज की होती है? क्योंकि आपके जो ऑयल्स और फैट्स होते हैं ना, ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। जैसे ही आप इनको ओपन एयर में रखते हैं, इनके अंदर ऑक्सीजन मिक्स होती है, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो एयर और इसका जो, सॉरी, ऑयल और फैट होता है ना, इसका जो स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाता है और इसमें एक मखसूस किस्म की स्मेल पैदा हो जाती है। सो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ फ्राइड, फ्राइड नहीं, फ्राइड और ऑयली फूड। अब आप लेस का पैकेट खोलते हैं, ठीक है, लेस का पैकेट खोलते हैं, उसके अंदर सॉरी एंटीऑक्सीडेंट डाला हुआ होता है और उसको उसको पैक किया हुआ होता है। पैक किया हुआ होता है, उसके अंदर जितनी भी ऑक्सीजन थोड़ी बहुत चली जाती है, एयर चली जाती है, वो ऑक्सीजन भी आपके फ्राइड आइटम को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाती, बिकॉज उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है, और मजीद एयर तो उसके अंदर जा ही नहीं पाएगी बिकॉज एयर टाइट होता है। तो प्रिवेंट करता है ऑयली और फ्राइड फूड की ऑक्सीडेशन, और इट प्रिवेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स प्रिवेंट
रेंसिडिटी, रेंसिडिटी का मतलब होता है वो जो मखसूस स्मेल पैदा होती है। रेंसिडिटी ऑफ ऑयली और फ्राइड फूड। आपका दिमाग ठीक है? आमना लेस 2 दिन तक ठीक रहता है, उसको बंद करके रखें, पैकेट बंद हो तो वो महीने, 6 मंथ और 1 ईयर की उसकी जो है वो एक्सपायरी डेट होती है। उसको खोल देंगे तो फिर तो मजीद ऑक्सीजन ऐड होती जाएगी ना, बंद किया हुआ जो पैकेट है उसके अंदर। जब आप उसको बंद कर देते हैं ना, मजीद ऑक्सीजन न जाने दें, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड होते हैं। तो प्रिजर्वेटिव्स ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया वगैरह ग्रो नहीं करने दिए। ठीक है, उसके बाद स्टेबलाइजर्स ने उनकी कंसिस्टेंसी स्मूथ रखी है और बिल्कुल जो है उसके कर्डल्स नहीं बनने दिए, उसकी सेडिमेंटेशन नहीं होने दी, पानी अलग सॉलिड पार्ट अलग नहीं होने दिया, स्मूथ कंसिस्टेंसी रखी है। और थर्ड था एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट्स ने क्या किया? एंटीऑक्सीडेंट्स ने ऑयली और फ्राइड फूड को भी फ्रेश रखा है। ठीक है, अगर आप उसको ओपन रख देंगे ना, ओपन फ्राइज बना के रखें, रात को रखें, सुबह उनमें से स्मेल आ रही होगी, कोई खा ही नहीं सकेगा, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, अजीब से हो जाएंगे, तो फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है। हाँ ना, कहती है 2 दिन में लेस खराब हो जाते हैं। फैक्ट्रियों वाले तो डूब गए, फिर 2 दिन में लेस खराब होने लगे तो। अच्छा, चौथा है कलरिंग और फ्लेवरिंग एजेंट। कलरिंग और, पहले थिकनिंग एजेंट कर लेते हैं। आसान सा टॉपिक था जिसपे आप हमें ही जोर लगा रहे हैं। थिकनिंग एजेंट क्या है? थिकनिंग एजेंट जैसे कॉर्नफ्लोर होता है, जैसे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं इसी तरह के, वो फूड की कंसिस्टेंसी और टेक्सचर उसका थिक करने के लिए यूज किए जाते हैं। थिकनिंग एजेंट्स आर यूज टू इनहेंस थिकनेस ऑफ फूड। ये थिकनेस इंक्रीज करते हैं। जैसे कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया जाता है, इसी तरह टोमेटो केचप वगैरह बनाना हो तो थोड़े से टमाटर डाले, ज्यादा सा पानी, टोमेटो एसेंस, केमिकल डाला, रेड कलर डाला, स्पाइसेस डाले और थिकनिंग एजेंट डाल दिया, तो उसमें टोमेटोज जो हैं वो बहुत कम हो गए। ठीक है। थिकनिंग एजेंट आर यूज टू इनहेंस थिकनेस ऑफ फूड। उसके बाद फिफ्थ पे आ जाता है आपका, जी जी ऐसा ही होता है, आप सही कह रहे हैं मलिक कासिम यूसुफ सही। अच्छा, कलरिंग और फ्लेवरिंग एजेंट जो है, कलरिंग और फ्लेवरिंग एजेंट्स मेक फूड अट्रैक्टिव, और मजीद ऑक्सीजन आ जाती है ना, मजीद ऑक्सीजन उसको ऑक्सीडाइज कर देती है। मेक फूड अट्रैक्टिव और यूज टू enhance appearance of food. Coloring and flavoring agents make agents कहते हैं, agents make food attractive और used to enhance appearance of food। या तो उसकी appearance इंक्रीज करते हैं या उसको attractive बनाते हैं, इसके अलावा इनका कोई और फंक्शन नहीं होता। ठीक है, कलरिंग और फ्लेवरिंग एजेंट्स का बस केमिकल्स ही होते हैं। जो फ्लेवर होता है उसमें ऐसे स्मेल होती है प्यारी सी, तो आप उससे अट्रैक्ट होते हैं कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है तो आपको स्ट्रॉबेरी एसेंस यूज किया हुआ होता है, और पिंक फूड कलर यूज किया हुआ होता है तो आपको लगता है फ्रेश स्ट्रॉबेरी इसके अंदर डाली हुई है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता।
प्रिजर्वेटिव्स जो हैं वो प्रिजर्व करते हैं फूड को और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो नहीं करने देते, बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देते, इसलिए वो प्रिजर्व करते हैं, नाम से ही जाहिर है। तो आपने फूड एडिटिव्स भी पढ़ लिया। डाइजेस्टिव सिस्टम, फूड एडिटिव। ये आप लोगों के कैमरा से, यार आप लोगों के हमने इधर रिश्ते नहीं लेने होते, कैमरे ना ऑन किया करें। तो दूसरी बात यह है कि कैमरा ऑन जब आप करते हैं तो स्क्रीन डिस्टर्ब हो जाती है, जो लोग देख रहे होते हैं और नोट्स बना रहे होते हैं। क्या करते हैं कि मैम हाउ डू दीज एंटीऑक्सीडेंट्स वर्क इन आवर बॉडी। हाँ जी, ये वाला जो टॉपिक है ना नूरुल हुदा, ये मैंने एंटीऑक्सीडेंट का 5 मार्क का क्वेश्चन आपको अलग से पढ़ाना है, मैंने अलग भी टॉपिक लिखा था। ये लें आयशा, स्क्रीनशॉट लें। जी जी, विटामिन ई, सी और विटामिन ए, ये तीनों एंटीऑक्सीडेंट्स के तौर पे यूज होते हैं। ठीक है, कलरिंग एजेंट और फ्लेवरिंग एजेंट्स जो हैं वो फूड को अट्रैक्टिव बनाते हैं और इसकी अपीयरेंस एनहेंस करते हैं। और विटामिन ई जिन सोर्सेज से मिलता है, सारे के सारे सोर्सेज विटामिन ई की याद है ना, आयरन रिच ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। और विटामिन सी जिनसे मिलता है, सिट्रस फ्रूट्स। और विटामिन ए जो आपका था, याद होगा आपको, कैरेट्स थे और फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स थे। ये सारे के सारे सोर्सेज आपके एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये बॉडी के सेल्स को फ्रेश रखते हैं। बताऊंगी, ये पढ़ा दूंगी टॉपिक। जी सादिया, ऐसे ही होगा। बस ये क्लास जल्दी एंड करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम और हार्ट वाला नहीं पढ़ते। तो ये लोग कह रहे हैं, मैंने उनसे वादा किया था कि 12 बजे से पहले खत्म कर दूंगी, क्योंकि 12 बजे आपकी 27वीं रात स्टार्ट हो जाती है। तो वो फिर ठीक है। जी जी जी, इट्स होली नाइट रबिया, मैंने ऑलरेडी आपको कह तो दिया है। इन्वायरमेंटल के टीचर का मुझे नहीं पता। फूड स्पॉइलेज, ठीक है जी सुंबल, मुझे तो पता है, लेकिन चलें 12 बजे क्लास खत्म कर देंगे और ये इबादत कर लें सब लोग। फूड स्पॉइलेज से स्टार्ट करते हैं। फूड स्पॉइलेज के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, वो जस्ट हमने हेडिंग्स लिखनी है, 5 या 10 मिनट लगेंगे, जरा सब्र करें। अच्छा जी, सबसे पहला वाला जो है फैक्टर जो फूड को स्पॉइल करने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज टेम्परेचर। आप गर्म जगह पे फूड रख के भूल जाए ना, उसको फ्रिज में ना रखें, खराब हो जाए। ठीक हो गया। उसके बाद मॉइस्चर, अगर किसी फूड के अंदर मॉइस्चर मौजूद हो तो वो फूड भी खराब हो जाता है। जैसे फ्रूट्स खराब हो जाते हैं, सब्जियां खराब हो जाती हैं, उनके अंदर वाटर कंटेंट मौजूद होता है, मॉइस्चर मौजूद होता है। तो टेम्परेचर और मॉइस्चर, जिसमें टेम्परेचर सबसे पहली चीज है। अगर आपका टेम्परेचर सही नहीं है तो भी फूड खराब होगा, बिकॉज उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर जाएंगे। मॉइस्चर मौजूद है, मॉइस्चर की स्पेलिंग सही कर लेते हैं, मॉइस्चर, बिकॉज मॉइस्चर, वाटर इज, वेयर देयर इज वाटर देयर इज लाइफ। तो लाइफ का मतलब यही है कि जहाँ पे पानी मौजूद होगा वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जल्दी से ग्रो कर जाएंगे। थर्ड,
टेम्परेचर है, मॉइस्चर है, पीएच। पीएच अगर फूड की चेंज हो जाए ना तो भी फूड खराब होता है। अगर फूड खट्टा हो जाए तो समझ जाए एसिडिक हो गई है इसकी पीएच, सॉर टेस्ट हो जाता है। और अगर फूड की पीएच जो है वो फूड की पीएच बेसिक हो गई है ना तो वैसे स्लाइमी सा हो जाता है, ऐसे लिक्विड लिक्विड। ठीक है, तो पीएच भी चेंज नहीं होनी चाहिए, ज्यादा मॉइस्चर भी नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर भी उसका मेंटेन्ड रहना चाहिए। इसके लिए अब काउंटर जो भी स्ट्रेटजीज होंगी अभी सामने इसके लिखते हैं। फिर फोर्थ है इसके अंदर एल्गी ग्रो कर जाए, एल्गल, फंजाई ग्रो कर जाए, फंगल, एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसी भी किस्म के ग्रो कर जाएं तो माइक्रोबियल ग्रोथ की वजह से भी फूड खराब हो जाता है। ठीक है, एल्गल, फंगल और माइक्रोबियल ग्रोथ भी फूड को खराब कर देती है। एलजी, फंजाई वगैरह फूड के ऊपर ग्रो करके वो खराब हो जाती है ना। नहीं जी, ऑर्गेनिक फूड में ही होगा, ऑर्गेनिक फूड ही खराब होते हैं। इनऑर्गेनिक में नमक का क्या खराब होना है, अरसलान, मिर्चों का क्या खराब होना है। अच्छा, उसके बाद ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यही है कि अगर एयर और सनलाइट का एक्सपोजर ज्यादा हो तो उसमें फूड ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो खराब हो जाता है। ये 5 फैक्टर्स हैं। अच्छा, अब आपको जब क्वेश्चन आएगा ना कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं फूड को खराब करने में, वो है टेम्परेचर, मॉइस्चर, उसका पीएच चेंज होना, उसके ऊपर एल्जी, फंजाई या माइक्रोब्स का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रो कर जाना, या एयर या सनलाइट में जो एक्सपोज्ड फूड पड़ा हुआ होता है उसका ऑक्सीडाइज होकर खराब हो जाना। अब इसके जो काउंटर में हमने टेक्निक्स लिखनी है ना, वो क्या क्वेश्चन होगा, वो आपका होगा फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स। तो आपने क्या करना है, ये हेडिंग्स बनाकर इनके अंदर एक दो 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 तीन तीन लाइंस जो हैं वो एक्सप्लेनेशन की लिखेंगे अपने वर्ड्स में, बिल्कुल अपने वर्ड्स में, तो वो सही हो जाएगा। फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स। अच्छे बच्चे बन के पढ़ा करो प्लीज, अल्लाह का वास्ता है, मैं आपको सही सही सारा कुछ पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी भी, बस ऐसे इरिटेट ना किया करें। और आई एम सॉरी इसलिए जो भी अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो। अच्छा, फूड स्पॉइलेज के आगे मेरे से मेरी किस्मत खराब कि मैं इसके आगे ये लिखना भूल गई, डिटीरियोरेशन। फूड डिटीरियोरेशन कल बोला था, आज लिखना भूल गई। ये एक ही बात होती है, एक ही टॉपिक है। ठीक है, फूड डिटीरियोरेशन या फूड स्पॉइलेज। फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स में स्टार्ट होते हैं। यार सबसे पहले आपने टेम्परेचर को मेंटेन करना है ना, तो सबसे पहली टेक्निक है रेफ्रिजरेशन। रेफ्री रेफ्रिजरेशन, ठीक है, रेफ्रिजरेशन है। नहीं काम चलता तो फूड को फ्रीज कर दें। फ्रीजिंग और रेफ्रिजरेशन आर फर्स्ट टू टेक्निक्स टू प्रिजर्व फूड। हम करते हैं ना, फ्रिज में रख देते हैं, ऊपर फ्रीजर में रख देते हैं, बात खत्म हो गई। दूसरी बात क्या होती है, हीटिंग और बॉयलिंग। खाना थोड़ा सा गर्म कर देना, सालन को थोड़ी देर के बाद अगर गर्म कर दें, राइस को, इस तरह की खाने की चीजों को गर्म करके रखते हैं, वो खराब नहीं होती। हीटिंग और बॉइलिंग। जल्दी खत्म करती हूँ, बस आपको मैं जल्दी फ्री कर दूंगी, फिर हम सारे इबादत करें। ठीक है, अच्छा, फ्रीजिंग, हीटिंग और बॉइलिंग इज सेकंड टेक्निक ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। जल्दी जल्दी लिखती हूँ। उसके बाद है, अगर आप सॉल्ट लगा के फूड को रखते हैं ना तो वो भी प्रिजर्व हो जाता है, उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते, सॉल्टिंग। ठीक है, लोग नमक को गोश्त को नमक लगा के रखते हैं और फ्रूट्स को, सब्जियों को नमक लगा के प्रिजर्व कर देते हैं, वो खराब ही नहीं होती, उनके अंदर बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते। अगली टेक्निक है ड्राइंग। बलूचिस्तान में और हुंजा वगैरह में गोश्त को ड्राई किया जाता है और ड्राई फ्रूट्स आपने देखे होंगे उसमें से मॉइस्चर रिमूव कर दिया जाता है। सो ड्राइंग इज अनदर टेक्निक टू प्रिजर्व फूड एंड टू कीप इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ड्राई फ्रूट्स और ड्राई मीट, ड्राई गोश्त मैंने खाया हुआ है, मजे का होता है हुंजा वाला।
रेफ्रिजरेशन, फ्रीजिंग, हीटिंग, बॉइलिंग, सॉल्टिंग, ड्राइंग, शुगर सिरप्स में डिप कर दें, वो नहीं होता सेब का मुरब्बा, गाजर का मुरब्बा, तो कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन के अंदर, शुगर सोल्यूशन में किसी भी चीज को डिप करके शुगर के सिरप बना के उसके अंदर फ्रूट सब्जियों को डिप करके रख देना तो वो नहीं खराब होते, ठीक है। यहाँ ड्राई भी किया जाता है। हाँ जी वो बलूचिस्तान वाला भी, ठीक है जी। एसर अपना नाम तो ठीक करें, यही नाम है शायद, यही हो। अच्छा जी, वो आई नो बलूचिस्तान में, और इधर हुंजा गिलगित वगैरह, ठीक है। अच्छा, हीटिंग और बॉइलिंग कर लिया आपने, ये भी कर लिया। उसके बाद पिकलिंग। अच्छा, पिकलिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट यूज नहीं होगा, या तो आप सॉल्ट यूज करेंगे या आप विनेगर यूज करेंगे, विनेगर की शायद स्पेलिंग ठीक ना हो, या आप ऑयल यूज करेंगे। सो अगर आप ऑयल में डिप कर दें, सॉल्ट में डिप कर दें या विनेगर में डिप कर दें, तो उसको जैसे पिकलिंग का मतलब होता है अचार बन जाना। इससे नीरज ओ, फिर तो मैं अच्छा किया आपने पूरा नाम बता दिया। अच्छा, रेफ्रिजरेशन, हीटिंग, सॉल्टिंग, ड्राइंग, शुगर सिरप में डिप करना, पिकलिंग करना। अच्छा, एक और टेक्निक है पेस्चराइजेशन, अभी यहाँ किसी ने पूछी, मैं वो भी पढ़ा देती हूँ। पेस्चराइजेशन, पेस्चराइजेशन एक ऐसी टेक्निक है, बॉइलिंग इज नॉट पेस्चराइजेशन। फिजा मैं आपको सही करती हूँ अभी। अच्छा, पेस्चराइजेशन, पेस्चराइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर आप फूड को, ये जो आपका डब्बे वाला दूध होता है ना, जिसको आपने मतलब साल साल के लिए प्रिजर्व करना होता है, इसके प्रिजर्व करने का तरीका कार ये होता है कि एक ट्यूब्स होती हैं जिसके अंदर से बिल्कुल एयर रिमूव कर दी जाती है, मिल्क उसके अंदर एंटर किया जाता है, और फिर मिल्क को वेरी हाई टेम्परेचर पे और थोड़े टाइम के बाद, कोई 5 सेकेंड्स के बाद उसको, या 20 सेकेंड्स के बाद वेरी लो टेम्परेचर पे उस पाइप में से गुजारा जाता है। अब पाइप के अंदर वो एयर टाइट है, उसके अंदर नए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो ऐड नहीं हो सकते। तो पेस्चराइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें फूड को एट अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड सडनली एट अ वेरी लो टेम्परेचर ट्रीट किया जाता है। उसका मकसद क्या है? जब आप बहुत हाई टेम्परेचर पे फूड को ट्रीट करते हैं ना, तो उसके अंदर वो वाले ऑर्गेनिजम्स जो हाई टेम्परेचर पे सस्टेन नहीं कर पाते वो मर जाते हैं, और उसके बाद आप फौरन उसको वेरी लो टेम्परेचर पे ट्रीट करते हैं, तो जो लो टेम्परेचर पे सस्टेन नहीं कर पाते वो भी मर जाते हैं। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हाई और लो टेम्परेचर, क्या मेरा, हाई और लो टेम्परेचर पेस्चराइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें शॉर्ट टाइम इंटरवल से वेरी हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर पे फूड को ट्रीट किया जाता है, ताकि हर तरह के बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें खत्म हो जाए, और देन उसके बाद उसको फिर पैक कर लिया जाता है डब्बे के अंदर। तो देखें उसकी साल साल जो है एक्सपायरी डेट होती है, वो खराब ही नहीं होता। ये हो गया। उसके बाद फूड प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर देना, प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर देना, एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर देना। एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर दें तो एयर एक्सपोजर से वो खराब नहीं होते। प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर दें तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं कर पाते, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं ग्रो कर पाते प्रिजर्वेटिव्स अगर ऐड करते हैं आप तो। शुगर केन से शुगर प्रोड्यूस करने के लिए भी पेस्चराइजेशन को यूज किया जाता है। ये नहीं मुझे पता, अरसलान एक्सप्लेन करें, मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है ये क्या होता है। अच्छा, एंटीऑक्सीडेंट्स भी हो गए, और 10th वाला बताएं। रेफ्रिजरेशन, हीटिंग, बॉइलिंग, सॉल्टिंग, ड्राइंग, शुगर सोल्यूशन, पिकलिंग। नहीं नहीं, पेस्चराइजेशन नहीं, वो आपने कोई और ही सवाल कर लिया है, मतलब आपने किसी और चीज को किसी और चीज से कंफ्यूज कर दिया है।
हाँ जी, केनिंग, थैंक यू हमना, ये मैं हर दफे भूल जाती हूँ। लाइट और एयर एक्सपोजर से मजीद बचाने के लिए केनिंग की केन्स में और एयर टाइट जार्स में उनको पैक किया जाता है। सो केनिंग इज अनदर टेक्निक विच इज यूज टू प्रिजर्व फूड। सो अब आपने नोटिस किया कि कभी हम 10 पॉइंट्स लिख कर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कभी हम 5 हेडिंग्स लिखकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब 5 हेडिंग्स लिखेंगे तो उसके अंदर दो दो तीन तीन लाइन एक्सप्लेनेशन की लिख देना, कहानी डालनी होती है और कुछ भी नहीं होता इस तरह के क्वेश्चन में। और जब ये 10 पॉइंट्स लिखे हैं तो जस्ट आपने जल्दी जल्दी जो है एक एक लाइन में इसको एक्सप्लेन करना है। भाई गर्म करना है, चीज को फ्रीजर में रखना है, हीट करना है, बॉईल करना है, नमक लगा दें, ड्राई कर दें, पानी नहीं होगा, मॉइस्चर नहीं होगा तो फूड खराब नहीं होगा। शुगर, कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट, विनेगर, ऑयल में उसको डिप कर दें तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं करेंगे, ये भी प्रिजर्वेटिव्स ही हैं। ठीक है, पेस्चराइजेशन की टेक्निक कर दें, गर्म भी कर दें, एक्सट्रीमली गर्म करके एक्सट्रीमली ठंडा कर दें, सारा कुछ ही मर जाएगा। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स और प्रिजर्वेटिव्स ऐड करें और केन्स में एयर टाइट कंटेनर्स में कर दें पैक तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडे और सी यू टुमारो इन नेक्स्ट क्लास। जी जी, अनिका, एक एक एग्जाम्पल अगर आप ऐड कर लेना तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। आप एक एक एग्जाम्पल साथ साथ ऐड कर लेना, ठीक है, तो मजेदार हो जाएगा काम। और कल 2 से 4 बजे क्लास हो जाएगी। मैथ्स इतना डिफिकल्ट नहीं है, आपकी जो मैडम इधर आपको पढ़ाएंगी ना वो बहुत ही ज्यादा एक्सप्लेन करती हैं। अगर आप उनको तंग नहीं करेंगे ना तो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं मेमूना। मैथ्स डिफिकल्ट नहीं है, वो बेसिक से स्टार्ट करेंगी और सारा कुछ एक्सप्लेन करेंगी। खुदा का खौफ करना, ठीक है, हम लोग सारे बहुत मुश्किल से टाइम निकालते हैं, तो प्लीज इसकी कदर करके सीरियस होकर पढ़ा करें। अच्छा जी, कल जो है आपकी एक क्लास शायद मॉर्निंग में भी हो। मॉर्निंग बिल्कुल मॉर्निंग नहीं होगी, थोड़ा सा दोपहर ही होगी। ये आपको जो टॉपिक्स पढ़ाए हैं वो आप पढ़ लीजिएगा, देख लें। 2 to 3:30 एक क्लास होगी और फिर रात को ये 10 बजे वाली क्लास होगी। 12 बजे वाली, 12 बजे कोई उठेगा नहीं उठता। एक क्वेश्चन जो है वो 1.5 पेजेस का होना चाहिए। ठीक है, हाँ जी, 2 बजे से क्लास हम स्टार्ट करेंगे। टोटल कितने लेक्चर्स होंगे अली रजा? कोई टोटल टोटल नहीं होता, बस जब सिलेबस खत्म हो जाएगा फिर मैं आपको जानने दूंगी। मैं लेक्चर्स पे फोकस नहीं करती। हाँ ना आते वो, मैं आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं भी बस पता नहीं क्यों मूड मेरा ऑफ हो गया, होना नहीं होता। ठीक है, कैलकुलेटरी सिस्टम पढ़ाया ही नहीं है अकरम। 2 बजे 12 बजे ये कर लें वो कर लें, इट्स ओके, कोई बात नहीं है, एज पर योर कन्वीनियंस, बस 2 बजे करेंगे हम। फोन करें आप लोग, देख लें, स्लाइड्स देख लीजिएगा। अच्छा, ये, फिर ये, कल तो कोई जॉब नहीं है। फिर ये, कौन सा पेपर है? मुझे रोल नंबर स्लिप भेजिए। ठीक है, सबकी छुट्टियां हैं आजकल, कोई पेपर नहीं है भाई, कौन सा जमाना है। जॉब है ऑनलाइन तो बस ऑनलाइन जॉब को ऑनलाइन कर लीजिएगा। सीएसपी एकेडमी वाले नोट्स भी अच्छे हैं, आप पढ़ लीजिए। 1 डेढ़ घंटा निकालें, 2 से 3:30 बजे या जो भी टाइम होगा बस रख देंगे। बस कल 2 क्लासेस होंगी, ईद की छुट्टियों को यूटिलाइज करें, ज्यादा से ज्यादा जल्दी सिलेबस खत्म करने की कोशिश करें, नंबर ऑफ लेक्चर्स देखें, पूरे करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, टेक केयर।
ईद से पहले पहले अगर आपकी बायो कंप्लीट हो जाए तो बहुत ही बेहतर होगा। चले बस आप छुट्टी करें।